ओके। आज हम स्टार्ट करते हैं टॉक्सॉइड से। टॉक्सॉइड्स एंड देयर प्रिपरेशन। टॉक्सॉइड वर्ड आता है टॉक्सिन से। टॉक्सिन मतलब विष, जहर। लेकिन जहर जहर को काटता है। यदि जहर की एक स्पेसिफिक अमाउंट को डिटॉक्सिफाई करके हमारी बॉडी में यदि एडमिनिस्टर किया जाए तो वो दवा की तरह काम करती है। तो जो टॉक्सॉइड्स होते हैं वो इनएक्टिवेटेड होते हैं, डिटॉक्सिफाइड फॉर्म में होते हैं। अब ये टॉक्सिन्स आते कहाँ से है? ये बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं। मतलब बैक्टीरिया के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो वो रिलीज करता है, तो उसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं। इनको हम, ये पायरोजेनिक भी हो सकते हैं, इनको हम पायरोजेंस भी कहते हैं। बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक वेस्ट को हम पायरोजेंस कहते हैं। पायरोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स में जब बैक्टीरिया इंटर करता है तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी ही बॉडी में रिलीज करता है, वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेस कर देते हैं। एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, कभी हमने कोई कंटामिनेटेड वाटर पी लिया, कंटामिनेटेड फूड हमने खा लिया, तो उससे हमें बुखार आ जाता है, फीवर हमारी बॉडी में आता है। तो वो पायरोजन की वजह से आता है। ये एंटीजन्स होते हैं। एंटीजन वो जो बाहर से हमारी बॉडी में आए। एंटीबॉडी वो जो हमारे इम्यून सिस्टम रेडी करता है उससे फाइट करने के लिए। ठीक है। तो टॉक्सॉइड्स आर द इनएक्टिवेटेड और डिटॉक्सिफाइड फॉर्म्स। It is used as a formulation or medication. It produces the immune response in our body. जो जो डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन्स होते हैं जब ये हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है। अब ये फुल्ली पोटेंशियल में तो रहते नहीं है, क्योंकि हम इनको डीएक्टिवेट कर देते हैं। हो सकता है हम इनको बर्न करके डीएक्टिवेट कर दे, या फॉर्मेल्डिहाइड या किसी केमिकल के हेल्प से हम इनको डीएक्टिवेट कर दे। तो ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये इंड्यूस करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसको उत्तेजित करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगती है। और एंटीबॉडी फाइट करती है एंटीजन के साथ। एंटीजन भी प्रोटीन नेचर का होता है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन की बनी होती है, और ये दोनों की आपस में जो फाइट होती है इससे हमारी बॉडी को डिफेंस मिलता है। ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया है जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और उन बैक्टीरिया से हम उस टॉक्सिन को आइसोलेट करके उसको डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं, उसको डीएक्टिवेट कर लेते हैं, और उसके हम फॉर्मुलेशंस बना लेते हैं जिनको हम टॉक्सॉइड्स और टॉक्साइड्स प्रिपरेशन कहते हैं। समझ में आया महिमा आपको टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं? इसका एग्जाम्पल है टिटनेस और डिप्थेरिया। ठीक है। टॉक्सॉइड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन्स होते हैं, और इनको हम, इनकी टॉक्सिसिटी को हम रिड्यूस कर देते हैं और हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। ये इम्यूनोजेनिक नेचर के होते हैं। इम्यूनोजेनिक का मतलब होता है दे स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी विदाउट कॉजिंग डिजीज। मतलब जब ये हमारी बॉडी में जाएंगे तो हमें बीमार नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को प्रमोट करेंगे, इम्यून सिस्टम के सेल को फाइट करने के लिए एंटीजन के साथ। ठीक है। तो ये एंटी इम्यूनोजेनिक नेचर के होते हैं। एंटीजेनिक मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजेनिक। और इनके हमारे शरीर में आने से हम बीमार पड़ जाते हैं, हम, है ना। और बीमार पड़ेंगे तो हमारी बॉडी कमजोर हो जाएगी। हो सकता है फीवर आए, रेडनेस आए, बॉडी में पेन हो, है ना, स्नीजिंग हो, कफिंग हो। ये सब एंटीजन के आने से हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। और ये जो फॉर्मुलेशन है ये सेफ और स्टेबल होते हैं। ठीक है। इनको स्टोर किया जाता है और सेफली बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। इनके साथ एडजुएंट्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम सॉल्ट है जो इम्यून रिस्पॉन्स को इनहेंस करने में हेल्प करते हैं। टॉक्सॉइड्स के एग्जाम्पल है टिटनेस टॉक्सॉइड जो प्रिवेंट करता है टिटनेस। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नाम का जो बैक्टीरिया होता है उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डिप्थेरिया टॉक्सॉइड आता है जो हमें कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी नाम के बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करता है। और पर्टुसिस जिसका नाम है बोर्डेटेला पर्टुसिस, तो इसका वैक्सीन भी आता है। ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? इसके लिए हम कल्चर मीडिया तैयार करते हैं। बैक्टीरिया को हम ग्रो अप कराएंगे, है ना। कल्चर मीडिया मतलब बैक्टीरिया को जो भी चीज सर्वाइवल के लिए चाहिए
वो चीज़ हम उसको अवेलेबल कराएंगे जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी हो। फिर वो बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करेगा, और उस टॉक्सिन को फिर हम आइसोलेट करेंगे। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ टॉक्सिन कल्चर से। और उसके बाद फिर हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, कल्चर मीडिया से उस टॉक्सिन को निकालेंगे। फिर हम उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे केमिकल की हेल्प से या तो हीट की हेल्प से। तो हम फॉर्मेल्डिहाइड नाम का, ग्लूटाराल्डिहाइड नाम का केमिकल जब ऐड करते हैं टॉक्सिन के सॉल्यूशन में, तो टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। या हम हीट के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना, हीट देंगे हम उसको तो इनएक्टिवेट हो जाएगा वो, और डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। फिर हम उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे फिल्ट्रेशन के थ्रू। हम इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए जो हमारे डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन्स है उनको हम प्यूरिफाई करने के लिए फिल्ट्रेशन कर लेंगे। और फिल्ट्रेशन के थ्रू या क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम उस इम्प्यूरिटी को रिमूव कर लेंगे। और हमारी जो फॉर्मुलेशन है प्यूरिफाइड टॉक्सॉइड की, उसमें हम स्टेबलाइजर डाल देंगे और एडजुएंट्स डाल देंगे जो उसकी इफिकेसी को बढ़ाएंगे और उसके सेल्फ लाइफ को बनाए रखेंगे, उसको फॉर्मुलेशन को स्टेबलाइज करेंगे। तो एडजुएंट का एग्जांपल हमने अभी देखा था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है इसमें, और एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो ये दोनों केमिकल्स यूज करते हैं। और स्टेबलाइजर में हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हमारे पास थाइमरसोल का ऑप्शन होता है, थाइमोरोसल। तो ये केमिकल हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। अब हम क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए स्टेरिलिटी की टेस्टिंग करेंगे। हम ये इंश्योर करेंगे हमारी फॉर्मुलेशन में कोई कंटामिनेंट्स नहीं होना चाहिए। कंटामिनेंट होगा तो हमारी फॉर्मुलेशन की इफिकेसी कम हो जाएगी और वो सेफ भी नहीं रहेगी, सेफ्टी इश्यूज आएंगे, उसका लाइफ स्पान कम हो जाएगा। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग को हम कंफर्म करने के लिए बहुत से टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, पोटेंसी को टेस्ट करते हैं, उसकी एबिलिटी, इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट कर पाएगा या नहीं। स्टेबिलिटी की टेस्टिंग के लिए हम लॉन्ग शेल्फ लाइफ की स्टडी कर लेते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, मतलब हमने उसको आज बनाया है तो वो कब तक सस्टेन करेगा, कब तक वो इस हालत में रहेगा कि हमारी बॉडी में एक्शन दे पाए। इसका स्टोरेज काफी इंपॉर्टेंट है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर ये स्टेबल रहता है, और इसी टेम्परेचर पे इसको स्टोर करके रखा जाता है। जैसे वैक्सीन का जो ट्रांसपोर्टेशन चेन होता है तो वो कोल्ड स्टोरेज में किया जाता है। वाइल में इसको पैक कर दिया जाता है, जैसे आपने टिटनेस का वाइट कलर का वाई एम्पूल देखा होगा। देखा है आपने टिटनेस का इंजेक्शन? हेलो। यस सर। हाँ, कभी लगा भी होगा आपको, 3 से 6 महीने तक इसका असर होता है। कभी हमें लोहे की चोट लग जाए, या हम कभी फिसल जाए, गिर जाए, मिट्टी हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए, तो उस केस में हम, या जंग लगा लोहा, कभी कील चुभ जाए, तो उस केस में टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। इसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ये हमारी बॉडी में कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, है ना। तो कुछ टॉक्साइड प्रिपरेशन ऐसे होते हैं जो ओरल रूट से दिए जाते हैं, कुछ इंट्रामस्कुलर रूट से दिए जाते हैं। जब ये हमारी बॉडी में जैसे ही जाते हैं तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है, तो जिससे हमारी बॉडी को सुरक्षा मिलती है। एंटीबॉडी में आपको पढ़ा चुका हूँ क्या होती है, एंटीजन क्या होते हैं ये भी बताया था मैंने, होस्ट सेल क्या होता है ना, और इन्फेक्शियस एजेंट क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा चाइल्डहुड में वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है, तो इससे हमें फ्यूचर में होने वाले इन्फेक्शियस डिजीज से प्रोटेक्शन मिल जाती है। 14 ईयर्स के पहले सारे टीके लगा दिए जाते हैं। एक वैक्सीनेशन का चार्ट होता है जो प्रोवाइड किया जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से, और उस डेट पे जाके बच्चों को वैक्सीन लगाने होते हैं। वो चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो ये है आपका कुछ वैक्सीन्स है ना, जो टॉक्सॉइड से बनाए जाते हैं। इसका एडवांटेज है कि इसमें डिजीज कॉजिंग एबिलिटी नहीं होती, तो ये हमारी बॉडी के लिए सेफ होता है। इसमें इफिकेसी होती है, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और कभी कभी इसके बूस्टर डोज भी दिए जाते हैं, जैसे आपने कोरोना का बूस्टर डोज लगाया होगा, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और बूस्टर डोज लगाया है। बूस्टर डोज या 2 ही डोज लिए? हम्म। सर सर दो दो ही ही डोज लिए। ली। कौन सा वैक्सीन लगाया आपको कोविड टाइम पे, बताओ? कोवैक्सीन, कोवैक्स, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोविशील्ड? तो ये जो वैक्सीन्स थे
तो ये क्या हमें परमानेंट बीमार कर रहे थे? नहीं, एक दो दिन के लिए हल्का फुल्का बुखार आता था, और फिर नेक्स्ट टाइम जब कोविड से हमारा एक्सपोजर होगा तो हमें एक सपोर्ट मिलेगा, हमारी बॉडी को फाइट करने के लिए एक पावर मिलेगी वैक्सीन के थ्रू। किसी बीमार व्यक्ति को वैक्सीन लगा सकते हैं क्या, बताओ? हम्म। नो सर। वैक्सीन प्रोफाइलेक्टिक पर्पस से यूज होता है। प्रोफाइलेक्टिक पर्पस का मतलब होता है कि भविष्य में कोई इन्फेक्शियस डिजीज, जानलेवा बीमारी हमें ना हो, इसके लिए हम पहले से तैयार रहते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम तैयार रहता है। वो उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो उससे हमारी बॉडी इजिली एंटीबॉडी बना के उससे फाइट कर पाती है, और नेचुरली हम रिकवर हो जाते हैं। तो ये वैक्सीन का फायदा होता है। तो इसमें इफिकेसी होती है, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है। जैसे पोलियो का वैक्सीन जिसको लगा हो उसको कभी पोलियो नहीं होगा, और होगा भी तो उसकी बॉडी रिकवर कर जाएगी। ठीक है। पेंटावेलेंट वैक्सीन आते हैं, ट्राईवेलेंट वैक्सीन आते हैं। तो ये सब आपके इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में आते हैं, वैक्सीन और सेरा। ठीक है, तो आपके सिलेबस में है टॉक्सोइड्स, सेरा और वैक्सीन्स। तो वैक्सीन की डेफिनेशन क्या है? वैक्सीन्स आर द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ये इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। इम्यूनिटी की डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्लासिफिकेशन बता चुका हूँ। क्या होती है इम्यूनिटी, बताओ? इम्यूनिटी क्या होती है? बॉडी की बीमारी से लड़ने की शक्ति, प्रतिरोधक क्षमता। ह्यूमन बॉडी की किसी भी इंफेक्शियस डिजीज से फाइट करने की पावर को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इसके टाइप्स मैंने आपको बताए थे, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। ये भी एग्जाम में आता है। व्हाट इज इम्यूनिटी, क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है। सेरा है, वैक्सीन्स है, टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सोइड्स हैं, है ना, ये सब इसी में आते हैं। तो टॉक्सोइड तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम वैक्सीन डिस्कस करेंगे। और सेरा, सेरा इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो एंटीबॉडी की तरह एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, और ये हमको पेसिव टाइप की इम्यूनिटी देते हैं। ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है, माँ का दूध पीता है, तो माँ के दूध में जो एंटीबॉडी होती है वो बच्चे को मिलती है 6 महीने तक। तो वो उसको इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है। जितने भी आपने देखा होगा मैमल्स होते हैं, बच्चा माँ का दूध पीता है तो उससे उसको इम्यूनिटी मिल जाती है। और इसके टाइप होते हैं एंटी सीरम, और ये अलग अलग टाइप के, ये तो खैर एग्जाम में नहीं आता, इसको स्किप कर दो। सेरा के जो प्रिपरेशंस बनते हैं ये ह्यूमन सीरम से भी बनाए जाते हैं। ठीक है। और एनिमल से भी सीरम कलेक्ट करके, जैसे शीप है, हॉर्स है, गोट्स हैं, तो एनिमल सीरम से भी ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इम्यूनाइजेशन मतलब, इम्यूनाइजेशन मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को फ्यूचर में इन्फेक्शियस डिजीज से बचाने के लिए उस पे वैक्सीन का उपयोग करना। ठीक है। तो वैक्सीन में कमजोर और आधा अधूरा या मरा हुआ हिस्सा रहता है उसी इन्फेक्शियस एजेंट का जो डिजीज कॉज करता है ना। जैसे वायरल वैक्सीन है, जैसे कोविड के लिए आपने बताया कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है। तो इसमें कोविड जो वायरस है उसी का कमजोर हिस्से से बनाई गई है वैक्सीन। ठीक है। तो केवल 2 दिन हमें हल्का फुल्का बुखार आएगा, हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी, और भविष्य में जब हमको रियली कोविड का इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी उससे फाइट कर पाएगी। तो ये है वैक्सीन का कॉन्सेप्ट। ठीक है। यदि हो सकता है किसी माइस को कोई इन्फेक्शियस डिजीज हुई है, तो उस माइस में जो एंटीबॉडी बनी है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, उस कॉजिंग एजेंट के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनी है, उस माइस से हम उसको आइसोलेट करके, उसको प्यूरिफाई करके, उसको एक प्रोसेस के थ्रू ह्यूमन में भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं, जो हाइब्रिडोमा टेक्निक से बनाई जाती है। और ये जो एंटीबॉडी है ये सीरम में प्रेजेंट रहती है। जब मैंने आपको ब्लड का कंपोजिशन पढ़ाया था तब बताया था सीरम क्या होता है। और उसका प्यूरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैंने आपको बताया फिल्ट्रेशन की टेक्निक यूज की जाती है और कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये हमारे अंदर जहर की तरह काम कर सकती है। और इसका मैंने आपको स्टोरेज टेम्परेचर बताया, है ना, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। पेसिव इम्यूनिटी हमें सेरा फॉर्मुलेशन प्रोवाइड करती है।
किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में रेडीमेड जो एंटीबॉडीज आती हैं वो हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कुछ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज की जाती है। वैक्सीन्स ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो इसमें ये दो टाइप के होते हैं, किल्ड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। मतलब किल्ड और लाइव एट्यूनेटेड, लाइव और एट्यूनेटेड वैक्सीन। ठीक है, तो किल्ड मतलब मरा हुआ फॉर्म है और वीक मतलब कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो वो हमें परमानेंट बीमार करेगा क्या, मोहित? हम्म, बताओ। नो सर। 1 या 2 दिन हमें फीवर आएगा, है ना, बॉडी में पेन होगा, बस उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे ना, क्योंकि वैक्सीन को हमने इस हिसाब यस से सर। डिजाइन ही किया है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में फीवर कॉज करते हैं, और ये एंटीजन की तरह काम करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में आते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जिस वजह से हमारे अंदर सिम्टम्स आते हैं। कभी ऐसा हुआ है गंदा पानी पीने की वजह से डायरिया हो गया हो, वोमिटिंग हो गई हो, पेट में दर्द हुआ हो? क्यों? या बुखार आ गया हो? ये फेस किया है कभी आपने? बताओ। सर वो होता ही है। तो वो इसीलिए ही होता है, इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते। वैक्सीन्स के टाइप्स मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिसको हम किल्ड वैक्सीन्स कहते हैं, ये वायरस और बैक्टीरिया की बनाई जाती है। इनएक्टिवेटेड का एग्जाम्पल है पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल है मीजल मम्प्स रूबेला। इसका जो वैक्सीन आता है, जिसको हम शॉर्ट में एमएमआर कहते हैं, इसको हम लाइव एटेन्यूएटेड के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ये वैक्सीन्स वायरस और बैक्टीरिया से बनाई जाती है जो कि कमजोर होते हैं। ठीक है, और इनके सब यूनिट्स भी यूज किए जाते हैं, मतलब एक छोटा सा थ्रेड। रिकॉम्बिनेंट और कंजुगेट वैक्सीन्स भी आते हैं मार्केट में। ये पैथोजेंस के छोटे छोटे पीसेस, सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जो केवल हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, और एक रिकॉग्निशन हमारे सेल उससे ले लेते हैं। मतलब मेमोरी होती है सेल्स के पास कि भाई भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो इससे मैं ऐसे लड़ सकती हूँ। तो इसके लिए हीमोफिलस का इन्फ्लुएंजा टाइप बी का वैक्सीन आता है, एचपीवी का वैक्सीन आता है ना। टॉक्सॉइड वैक्सीन्स आते हैं, दे कंटेन द इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, इसमें प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल अब भी बताया था, बताओ। डिप्थीरिया टॉक्सॉइड बताया था ना, टिटनस ऊपर। आरएनए डीएनए वैक्सीन्स आते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था जब बताया था वायरस आपके डीएनए और आरएनए टाइप के होते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, डीएनए। और ये हमारे अंदर इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं। जैसे आपका कोविड वैक्सीन वायरस के लिए है ना। आपका फाइजर कंपनी बनाती है वैक्सीन, मॉडर्ना है, बायोटेक है, बायोटेक इंडिया। तो ये कंपनीज वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग करती है। वैक्सीन किस शेड्यूल में आती है? ये सेकेंड ईयर में पढ़ाया था मैंने जो। मोहित बताओ, वैक्सीन किस शेड्यूल में आती है? हम्म। सर वैक्सीन शेड्यूल सी। हाँ, शाबाश। शॉर्ट शेड्यूल C1 पढ़ाया था मैंने आपको सेकेंड ईयर में, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में। तो वैक्सीन आपका C1 शेड्यूल में आता है। ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है। बायोलॉजिकल क्यों? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है ना, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की श्रेणी में रखा गया है। और ये टीकाकरण कब होता है? चाइल्डहुड में। आप लोग का भी टीकाकरण हुआ होगा। ठीक है, टीकाकरण का सबसे ज्यादा फायदा तभी होता है जब तक थाइमस ग्लैंड हमारी बॉडी में एक्टिव रहती है। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? चेस्ट के सेंटर में। लिम्फेटिक सिस्टम आपको पढ़ाया था, तब बताया था थाइमस ग्लैंड के बारे में। और जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था, थाइमस ग्लैंड क्या बनाती है? थाइमोसिन नाम का हार्मोन, जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसीलिए वैक्सीनेशन चाइल्डहुड में होना ज्यादा जरूरी है। ये है आपके इम्यूनिटी के टाइप। एक्टिव इम्यूनिटी, वैक्सीन जो होता है वो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है, और इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी में जो मेमोरी सेल्स होते हैं, वो पैथोजन के एक्सपोजर से उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और इन फ्यूचर उसको न्यूट्रलाइज करके उसको डिफीट कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी सुरक्षित रहती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है, ये आपको समझ में आया? क्यों मोहित? एंटीजन क्या होता है बताओ।
सर इन सर एंटीजन होते हैं सर जो सर शरीर के अंदर सर जो भी ये रहते हैं सर। जो भी मतलब क्या बोलना सर एंटीजन उनका वो जो जैसे। बाहर से आता है हमारी बॉडी में एक्सटर्नली। एक्सटर्नली यदि हमारी बॉडी में कोई चीज आती है तो वो एंटीजन कहलाती है। बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, फंगस, ये सब एंटीजन होते हैं। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम बनाता है एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी और एंटीजन का फिर फाइटिंग होती है। तो एंटीबॉडी यदि एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगी तो हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है। तो ये इसके फॉर्मुलेशन से एग्जाम में आते हैं। ये वैक्सीन क्या होता है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए, इसकी पैकेजिंग और स्टोरेज, है ना। तो वैक्सीन आपकी वाइल में, वाइल के पैकेजिंग में आती है। वाइल हुआ, एम्प्यूल हुआ, इसके पैकेजिंग में आपके टॉक्सॉइड, ये फॉर्मुलेशंस आते हैं। इनको फ्रीज में स्टोर करके रखना जरूरी होता है, नहीं तो ये खराब हो जाते हैं। और वैक्सीन हमें यूजेस क्या है, ये इन्फेक्शियस डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वो जो संक्रामक रोग फैलते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो जैसे आपका इन्फेक्शियस डिजीज में पोलियो आता है, इन्फ्लुएंजा आता है, मीजल्स आता है, हेपेटाइटिस, कोविड-19 स्प्रेड हो रहा था ना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, एयरवे पैसेज से, है ना। रिस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक कर रहा था ये वायरस, वो भी सार्स 2। ठीक है। ये आपके इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल है यहाँ पर। ठीक है। एमएमआर वैक्सीन, पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट, मीजल्स वैक्सीन, रूबेला, पोलियो वैक्सीन, ये सब आपको बचपन में ही लग चुके हैं सारे वैक्सीन। तो सेरा जो होती है वो हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और वैक्सीन जो है वो हमें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। स्टेलाइजेशन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। स्टेलाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है, मेथड होता है, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी सरफेस को, हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं। ठीक है। स्टेलाइजेशन बहुत जरूरी है मेडिकल प्रोसीजर के लिए, नहीं तो ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ड्राई हीट स्टेलाइजेशन होता है, जिसमें हम हीट एप्लीकेशन के थ्रू, हॉट एयर ओवन के थ्रू किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। ठीक है। उसका प्रोटीन जो है उसका डीनेचुरेशन हो जाता है, प्रोटीन ऑक्सीडाइज हो जाता है और डीएक्टिवेट हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो नुकसान नहीं पहुंचाता। तो कोई ग्लासवेयर है, कोई मेटल का इंस्ट्रूमेंट है, और जैसे फॉरसेप्स हम सीजर्स यूज करते हैं ड्रेसिंग के लिए हॉस्पिटल्स में, तो ये सब स्टेलाइज्ड होते हैं। ऑयल्स हैं, कुछ पाउडर्स हैं, इन सबका स्टेलाइजेशन किया जाता है। तो इसमें हम टेम्परेचर यूज करते हैं 160 to 80 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरेशन होता है 1 to 2 आवर। तो इसका जो प्रोसेस होता है, इसमें हम ओवन ओवन जो होता है उसमें हम हमारे जिस भी सब्सटेंस का हमें स्टेलाइजेशन करना है ड्राई हीट के थ्रू, उसको हम 1 घंटे, 1 से 2 घंटे के लिए रख देते हैं, और उसके उसका टेम्परेचर होता है 160 डिग्री सेल्सियस। तो हीट पेनेट्रेट करता है उस मटेरियल को, और उस टेम्परेचर की वजह से स्टेलाइजेशन हमें मिल जाता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। जो हीट स्टेबल सब्सटेंसेस है उसी के लिए ये सुटेबल होता है। ये इसके यहाँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। मॉस शीट स्टेलाइजेशन में ऑटोक्लेविंग यूज होती है। इसमें हम मॉस शीट स्टेलाइजेशन यूज करते हैं, मतलब भाप से करते हैं इसको। और हाईली प्रेशराइज्ड जो भाप होती है उसमें उसकी लेटेंट हीट भी ज्यादा होती है, तो जिससे हमें स्टेलाइजेशन मिलता है। ये भी प्रोटीन को कोएगुलेट करेगी, डीनेचर कर देगी, प्रोटीन को डीएक्टिवेट कर देगी एंजाइम्स को, जिससे जो माइक्रोबियल सर्वाइवल है वो खत्म हो जाएगा। इसके कॉमन यूज क्या है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, कल्चर मीडिया, कॉटन, ड्रेसिंग, इसके लिए हम यूज करते हैं। और इसमें हम 121 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर रहता है 15 पॉइस। सेंटीपॉइस जो है वो प्रेशर को मेजर करने की यूनिट होती है। और या तो फिर हम 134 डिग्री सेल्सियस पे 30 सेंटीपॉइस के लिए रख देंगे उसको। ड्यूरेशन होगा 10 मिनट से लेके, या 15 मिनट से लेके तो 30 मिनट तक वो मटेरियल हमारा स्टेलाइज हो जाएगा। ये फास्ट और हाईली इफेक्टिव मेथड होती है। ये पेनिट्रेट करती है मटेरियल को क्विकली और उसको स्टेलाइज कर देती है।
जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं उसके लिए ये मेथड सुटेबल नहीं है, जैसे प्लास्टिक्स के लिए और फार्मास्यूटिकल्स के लिए। प्लास्टिक को हम इससे स्टरलाइज नहीं करेंगे, नहीं तो प्लास्टिक खराब हो जाएगा। फिल्ट्रेशन होता है, इसमें हम मेम्ब्रेन यूज करते हैं, मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं उससे हमारा फिल्ट्रेशन हो जाता है, इम्प्यूरिटी को हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। केमिकल स्टरलाइजेशन में जैसे इथाइलिन ऑक्साइड, जिसको हम ईओ कहते हैं, है ना, ईटीओ चेक करते हैं हम आईवी सेट का, तो जो सर्जिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब स्टरलाइज्ड होते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड से हम स्टरलाइजेशन करते हैं, वुंड की क्लीनिंग भी करते हैं, H2O2। ये हमने फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को ये ऑक्सीडाइज कर देता है और उसके प्रोटीन को कोएगुलेट कर देता है, डीएनए को रैप्चर कर देता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है। मेडिकल डिवाइसेस है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, कोई सरफेस है, तो वहां पर हम इससे स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस है। रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन, आपको मैंने बताया था ना, विकिरण, गामा रेडिएशन होता है। गामा रेडिएशन आपका डीएनए को ब्रेक कर देता है, डीएनए के स्ट्रक्चर को का ब्रेक डाउन कर देता है, जिस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है, तो गामा रेडिएशन यूज होता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का यदि हमें करना है तो रेडिएशन, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है वहां पर भी हम रेडिएशन यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कोबाल्ट 60 और कोबाल्ट 60 रेडियो आइसोटोप यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो रेडिएशन को इमिट करते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा पे क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज, बीटा पे नेगेटिव चार्ज, और गामा न्यूट्रलाइज होता है। ये रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है, सेकेंड ईयर में उस टाइम पे पढ़ाया था आपको मैंने। मोहित, क्लास में थे आप रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जब पढ़ाया था? हम्म। रेडिएशन को मेजर करने का यूनिट क्या होता है, बताओ? बैकरल, क्यूरी? सर मैं नहीं रहा हूँगा सर। गैस स्टरलाइजेशन होता है, गैस की हेल्प से, जैसे फ्यूमिगेशन हो रहा था ना कोविड टाइम पे, गलियों में मोहल्लों में, तो वो गैस के थ्रू हो रहा था। एक गाड़ी आती थी जिससे पूरा धुआं धुआं सा निकलता था, तो उससे भी स्टरलाइजेशन होता है। यूवी स्टरलाइजेशन होता है, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट लाइट से धूप में हम किसी चीज को रख दें तो उसका स्टरलाइजेशन हो जाता है। तो स्टरलाइजेशन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ये रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो माइक्रोबियल, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो स्टरलाइजेशन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मेथड से किसी भी सरफेस से रिमूव किए जाते हैं। बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, वेजिटेबल सेल्स होते हैं, फंगाई होते हैं, मॉस शीट के थ्रू, है ना। चलिए ठीक है, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली आपको इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का रिवीजन हो गया है, समझ में आया? इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, व्हाट इज इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है ना, टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं, सेरा प्रिपरेशंस क्या होती हैं। क्लियर है ये सब? क्यों, यस सर। कुछ पूछना है मोहित यस सर। आपको, है ना? कुछ पूछना तो नो नहीं है? सर। चलो आज के लिए इतना काफी है ना।